नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में सभी 11 सीटों पे मतदान कार्य समाप्त हो चुके हैं। देश भर में 3 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल जवाब खड़े हो गए। ईवीएम के विश्वसनीयता पे कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसपे सियासी पारा हाई हो चुका है। हालांकि मौसम का पारा डाउन है, लेकिन सियासत में ईवीएम को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के 26 तारीख के उस जजमेंट के बाद भी सियासतदान जो है वो ईवीएम को लेकर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब 4 जून को होने वाले मतगणना कार्य का इंतजार किया जा रहा है। परिणाम के इंतजार के बीच एक बार फिर कांग्रेस की ओर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया गया है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईवीएम की कार्य प्रणाली संदिग्ध है। ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है। बात चुनावी हार जीत की नहीं, ईवीएम की निष्पक्षता प्रमाणित होना चाहिए। हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन ईवीएम की निष्पक्षता पे सवाल होना एक अलग विषय है। हम हारे या जीते, लेकिन ईवीएम की कार्य प्रणाली संदिग्ध है, ऐसा अनेक विशेषज्ञों ने कहा है, तो इसकी निष्पक्षता प्रमाणित होनी चाहिए। चुनाव आयोग के फेवर में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भले आ गया है, लेकिन ईवीएम के प्रति जो आम आदमी के दिमाग में एक संदिग्ध भावना है, ईवीएम के प्रति जो एक शंका कुशंका है, उसको दूर की जानी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर दूर की जानी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में मतदाता के मतदान के अधिकार को, मतदाता के मत को सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर कोई पहली बार सवाल उठ रहे हों। निचले से लेकर ऊपरी अदालतों तक में करीब 40 बार ये मामला सुना जा चुका है। हाल फिलहाल में ही 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने तल्ख टिप्पणियों के साथ अपने 35 पन्नों के फैसले में वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान सहित बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज की है। लेकिन फिर से कांग्रेस के द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होता है, उनकी सरकार नहीं बन पाती तो ईवीएम खराब हो जाता है। ईवीएम का रोना छोड़कर कांग्रेस को जनता की सेवा करनी चाहिए। जनता की बात सुने, कुछ काम करें, तब जनता आशीर्वाद देगी। उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होता है, उनकी सरकार नहीं बन पाती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो भैया ईवीएम के लिए रोना छोड़ करके जनता की सेवा करें। भाई जनता की बात सुने, कुछ काम करें, कुछ भ्रष्टाचार घोटाले इन सब को छोड़कर कुछ जनकल्याण के काम करें तो जनता आशीर्वाद देती है। चुनावी नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम का राग छेड़कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि चुनाव आयोग बार बार ईवीएम को पारदर्शी बताते हुए कोर्ट के निर्णयों का हवाला देती है, मगर कांग्रेस सहित अन्य सियासतदान ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में अब ये बात कही जाने लगी है कि ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से ईवीएम पे फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं, जबकि 40 से अधिक बार निचली से लेकर ऊपरी अदालत तक ने इस मामले को सुना और अलग अलग मामलों पे खारिज किया गया। हाल फिलहाल में 26 अप्रैल को जो निर्णय आया, उसमें तो 35 पन्नों का निर्णय आया तल्ख टिप्पणियों के साथ में कि बार बार क्यों ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती दी जा रही है। वह इतना ही नहीं, जबकि एडीआर के द्वारा पिटीशन भी फाइल की गई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उसे भी खारिज कर दिया गया। लेकिन चुनाव समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में आखिरकार ईवीएम को लेकर लगातार इस सियासत के मायने क्या है, इसी को समझेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। धनंजय जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। अनिल जी आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है
क्यों बार बार ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में तो चुनाव भी संपन्न हो गए। देखिए, अभी तो दबी जबान से ईवीएम की आलोचना कर रहे हैं। 4 जून को ये देश भर में ईवीएम से माथा पीटेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाले हैं, इन अपनी हार का डर इनको सता रहा है और हार के डर से बचने के लिए अभी एक ग्राउंड तैयार हो रहा है। धीरे धीरे ग्राउंड तैयार होगा और 4 तारीख को जब हम बैठेंगे डिबेट में और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतती होगी, एनडीए गठबंधन जीतता होगा, तो निश्चित रूप से आप ये मानिएगा कि धनंजय ठाकुर जी ईवीएम पे ही दोष मढ़ने वाले हैं। ठीक है धनंजय जी, 4 जून को भविष्यवाणी कर रहे सुंदरानी जी कि आप लोग ईवीएम पे दोष मढ़ेंगे, ईवीएम से माथा फोड़ते दिखेंगे। अभी क्यों सियासत हो रही है ईवीएम पे? क्यों अब आप लोग विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं? देखिए अवधेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई अगर सुंदरानी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी माथा पीटेगी, तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे मतदाता मतदान करने के बाद इस बात को लेकर आशंकित रहे कि वो मतदान जो किए हैं वो जिनको किए हैं उनको मिला या कहीं और चला गया, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता अगर ईवीएम पर सफाई प्रस्तुत करते हैं ना या कांग्रेस को दोष देते हैं, मुझे ऐसा लगता है इनको 2014 के पहले के नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण सुनना चाहिए। मंचों के माध्यम से कहते थे कि कई विकसित सारे देश हैं, कई आधुनिक देश हैं जिन्होंने ईवीएम में चुनाव कराने के बाद ईवीएम को उठ रहे सवालों से ईवीएम में चुनाव कराना बंद कर दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके ही एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे नरसिम्हन जी, उन्होंने तो ईवीएम के हैकिंग पर पूरे पुस्तक लिख डाले थे। सुब्रमण्यम स्वामी, मैं समझता हूं कि उतने इंटेलिजेंट हम भी नहीं है, उन्होंने कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम ईवीएम पे सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र के हितैषी हैं। मतदाता अगर मतदान कर रहा है तो उसकी मतदान सुरक्षित होना चाहिए, जिनको दिए उसको मिलना चाहिए। और हमने अभी देखेंगे हमारे घोषणा पत्र में भी है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम ईवीएम में चुनाव कराएंगे, साथ में जो वीवीपैट है जिसकी पर्ची हम मतदाता को देंगे, जो अलग से बॉक्स में जाएगा, उसकी हम गिनती करेंगे। तो भाजपा के नेता बता दे, क्या वीवीपैट के पर्ची गिनती करने से इनको डर क्यों लगता है? भाई हम तो मांग किए हैं ना भारत निर्वाचन आयोग से, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कि आप ठीक है ईवीएम से चुनाव करवा लीजिए, लेकिन वीवीपैट के पर्ची मतदाता को दीजिए और उसे गिनती कर लीजिए। तो भाजपा को डर किस बात से आता है? मैं तो पूछूंगा कि वीवीपैट के पर्ची के समर्थन में है, भाजपा के खिलाफ में, बता दीजिए यहाँ पर। मैं अनिल जी का रुका। अनिल जी, ऐसा नहीं है कि ईवीएम पे पहली बार कोई बातचीत, बहस या राजनीतिक गलियारों में हलचल हो। 40 बार जो आंकड़े कहते हैं, भारत निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी के द्वारा जो एक जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि 40 से अधिक मामले हैं देश भर में, निचली से लेकर ऊपरी अदालत तक इसमें फैसले हुए हैं और हर बार ईवीएम के पक्ष में फैसला हुआ है। सियासतदान क्यों ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए अवधेश, सियासतदानों को एक बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि ईवीएम किसी की सगी नहीं है। वो सबको माथा पीटने का मौका बारी बारी से दे देती है, क्योंकि वो जनता का फैसला होता है, इसलिए ईवीएम किसी की सगी नहीं। 1999 में पहला प्रयोग ईवीएम को लेकर के हुआ था और तब इसलिए किया गया था कि मतपत्र में बहुत गिनती में समय लगता है। हमने देखा है रायपुर में चुनाव कवर करते करते 48 घंटे लग जाते थे रिजल्ट आने में, तो मतपत्रों की फिर खर्चा होता था, ऐसे तमाम चीजें थी जिसके चलते ईवीएम का सामने लाने का फैसला हुआ और फिर उसको स्वीकार किया गया। ये ठीक है कि बीच बीच में उस पर सवाल खड़े होते रहे और अभी ताजा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि राजनीतिक दल तो वो हैं जो जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम बुरी है, ठिकरा फोड़ने लगते हैं। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही, जो धनंजय सिंह ने सवाल उठाया है, उसका भी निदान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। उसने कहा है कि यदि कोई प्रत्याशी हार जाता है और वो ईवीएम के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है तो वीवीपैट का मिलान करके रिजल्ट को घोषित किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दे दिया। बिल्कुल से 45 दिन की समय सीमा तय की गई। इस पर जो याचिका लगी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कांग्रेस अभी उससे सहमत नहीं है। आने वाले भविष्य में हो सकता है कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाए कि ईवीएम को लेकर के उसका क्या रुख है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से परिणाम बहुत जल्दी आ रहे हैं और बहुत सारे खर्चे की बचत हो रही है, सरकारी संसाधन की बचत हो रही है। तो ईवीएम को लेकर के अभी ये लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि राजनीतिक दल अपने पक्ष में नहीं आता तो वो दोष मढ़ने लगते हैं ईवीएम पर। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अभी दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने 2022 में
एक चैलेंज किया था एक सप्ताह के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति देश का आए तो ये हमारी ईवीएम रखिए, इसको हैक करके दिखा दे। बिल्कुल 7 दिनों के अंदर कोई व्यक्ति नहीं आया कि वो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। तो तकनीकी तौर पर तो वैसे भी प्रूफ हो चुका है, साबित हो चुका है कि कोई इसको हैक करने सामने नहीं आया, जबकि अच्छे अच्छे IITN थे, अच्छे हैकर्स ने भी सवाल उठाए थे ईवीएम पे, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा तो कोई नहीं आया। तो इस तरह के लब्बो लुआब हम ईवीएम के उपयोग पे और ना उपयोग होने पे या गलत उपयोग होने पे हम सुनते आए। बिल्कुल ठीक है। मैं सुंदरानी जी आपका रुख कर, सुंदरानी जी आप विधायक रह चुके हैं, ईवीएम से ही आप चुनाव जीते हैं, 3 बार मॉक पोल की व्यवस्था दी जाती है, सील करते समय राजनीतिक दलों के एजेंट जो होते हैं वो सामने मौजूद होते हैं, उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उसे स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है, राजनीतिक दल के लोग वहां पे बाहर जगराता करते हैं, वहां पे 12-12, 13-13 दिन वहां पे मौजूद रहते हैं ताकि कोई टेम्पर या किसी तरह की कोई चीजें ना हो। उसके बाद जब परिणाम पक्ष में नहीं आते हैं फिर क्यों ईवीएम पे सियासत होती है? देखिए, ये सियासत करने का एक तरीका है और अपनी हार को स्वीकार नहीं करता आदमी। मैं एक बार ईवीएम से जीता हूं, एक बार ईवीएम से हारा हूं। बिल्कुल सही। तो मैं जब जीता हूं तो ये कह दूं कि मैं अपने पुरुषार्थ जीता हूं, और हारा तो मैं तो भैया पुरुषार्थ जीत गया था, ईवीएम ने हरा दिया। ये कहीं न कहीं राजनीतिक दल के लोग अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। और जब से मोदी जी की सरकार आई तब से कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र जो है इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कहीं न कहीं लगातार हार रहे हैं, क्योंकि काम तो इन्होंने किया नहीं। 55 साल जनता ने दिया इनको, 55 साल में सिर्फ जनता का दोहन किया इन्होंने। तो ये निश्चित रूप से आज हताशा के दौर में, और चुनाव जब हो जाते हैं ना तो प्रत्याशी को लगभग ये स्थिति महसूस होने लगती कि मैं चुनाव हारने जा रहा हूं, तो धीरे धीरे वो मानसिकता बनाते जाता है मीडिया के बीच में, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, भाई हम तो जीत रहे थे, हम तो बहुत आगे थे, लेकिन हमें ईवीएम ने धोखा दे दिया, गड़बड़ हो गई, ईवीएम के कारण हार गए। तो ये रास्ता बनाया जा रहा है। 4 तारीख को देख लेना आप, सारे चैनलों में कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही किताब लेके बैठेंगे, ईवीएम। ठीक है, मैं जवाब। धनंजय जी, फिर से सुंदरानी जी कह रहे हैं कि 4 तारीख। सवाल यह है कि 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में इतिहास रच दिया गया। 90 में से 68 सीटों पे कांग्रेस जीत के पहुंची थी विधानसभा में। सरकार कांग्रेस की बनी थी 15 सालों बाद। लेकिन जब 2023 में आप चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, तो बीजेपी 54 सीटों के साथ पहुंच गई। इन तमाम सियासी जो मायने हैं या फिर ये कहा जाए कि परिणाम है, इस परिणाम को लेके ईवीएम क्यों बार बार दगा हो जाती है आपके लिए, क्यों बेवफा हो जाती है ईवीएम आपके लिए? देखिए उदय जी, अभी सुंदरानी जी ने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल में कोई काम नहीं किया है। जिनकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस ईवीएम पर चर्चा कर रहे हो लाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था, और हमने उस ईवीएम को बड़े विश्वसनीयता के साथ लाया था। उसके बाद इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के भाषण का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब वो मुख्यमंत्री रहते ईवीएम पर सवाल उठाए थे, मैंने इनके प्रवक्ता की बात का जो पुस्तक लिख डाले, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करा। इसके बाद हम आज फिर एक बात कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर हमने घोषणा पत्र में जो स्थान दिया है कि हमारी अगर सरकार केंद्र में बनेगी तो हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे मतदाता की ओर से उठ रहे हैं, चाहे बुद्धिजीवी ओर से उठ रहे हैं, चाहे राजनीतिक दल की ओर से उठ रहे हैं, उसका भी हमने उसमें निराकरण करने की बात कही है कि वीवीपैट जो मशीन है, पर्ची उसमें निकलता ही ऑलरेडी पर्ची निकल रहा है, उसको हम मतदाता को देंगे। मतदाता उस पर्ची को एक बॉक्स में डालेगी, उसे गिनती हो जाएगा। क्योंकि आप 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रहे हो, 5 साल के अपना भविष्य चुनने जा रहे हो, 5 साल के लिए आप आने वाले कल को चुनने जा रहे हो, तो स्वाभाविक बात है अगर गिनती में थोड़ा समय लगता है तो 5 साल तो आपका सुरक्षित रहेगा ना। आपको विश्वास तो रहेगा कि सरकार को आपने चुना है, कहीं किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हम तो उस बात पर अडिग हैं और हम तो कह भी रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे याचिकाकर्ता, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। हम तो अपने घोषणा पत्र में स्थान दिए है ना। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी को वीवीपैट के पर्ची गिनती से आपत्ति किस बात की है, किस बात का डर सता रहा है? हम तो चाहे छत्तीसगढ़ हम चुनाव जीते, हमने यहाँ पे पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर से कराने का काम किया है। हिमाचल में हम चुनाव जीते, तब भी हमने कहा कि ईवीएम पे सवाल उठाया। हम कर्नाटक में चुनाव जीते, तब भी हमने सरकार ईवीएम पे सवाल उठाया। हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, राजस्थान में जीते, तब भी हमने कहा ना। हमको चुनाव जीतने के बाद मौन हो जाते हैं तो समझ में आता है कि इनकी चुनाव जीतने के बाद चुप हो जाते हैं। हमने हर बार तो सवाल उठाया है ना। और अभी इंडिया गठबंधन के जो सारे हमारे
गदल के जो लोग हैं बिल्कुल। वो भारत निर्वाचन आयोग से समय भी मांगे थे। तो यहाँ जब भारत निर्वाचन आयोग से समय कोई राजनीतिक दल मांग रहा है, जो भारत निर्वाचन आयोग को उसमें उनको समय देना चाहिए। 2019 में भी हमने जाके बात कहा था, तो समझ में आता है ना। हम ये कह रहे हैं कि ईवीएम लाने वाला कांग्रेस है और ईवीएम की विश्वसनीयता को भी पारदर्शी तरीके से बनाएंगे तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। और अगर भाजपा को आपत्ति है कि बोल दे कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 पहले जो आरोप लगाया था ईवीएम को लेकर वो झूठा था, बोल दीजिए यहाँ पे आप। ठीक है, मैं अनिल जी का रुकता। अनिल जी, ये चर्चा ईवीएम को लेके फिलहाल समाप्त नहीं होगी, ये बात तो तय हो गया, क्योंकि ये चर्चा आज नहीं, जिस दिन से ईवीएम प्रयोग में लाया गया उस दिन से लेके आज तक की चर्चा जारी है। आने वाले कितने सालों तक चर्चा होगी इसके लिए कोई नीति निर्धारण नहीं है कि क्या होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ईवीएम एक चर्चा का विषय है? क्या सच में ईवीएम पे विश्वसनीयता पे सवाल है? क्या जो आम मतदाता है वो ईवीएम को लेके कभी सवाल खड़े करते हुए आपने कभी सुना है? अनिल जी, देखिए अवधेश, मैं यहाँ से एक सवाल आपके दर्शकों के सामने फेंकता हूँ और हम सब भी उस पर चिंतन करें। आपको मालूम है कि आज भी तमाम तरह की आईटी तकनीक और परिचय पत्र आने के बाद भी आपके और मेरे पहचान का सबसे बड़ा सबूत क्या है? हमारा अंगूठा। बिल्कुल सर। आज भी अमेरिका और बाकी देशों में आप चले जाइए, ऑथेंटिसिटी आपके अंगूठे के जो निशान है वही मानी जाती है। तो वह मैं उसी पर आ रहा हूं कि इसका मतलब जरूरी नहीं कि ईवीएम पूरी तरह निष्पक्ष है। जब तमाम तरह के आईटी वेलनेस फेल्यूर हो सकते हैं तो ईवीएम भी हो सकती है, ईवीएम भी हैक हो सकती है, क्योंकि चल तो आखिर वो आईटी के मार्फत रही है, किसी इंसान के द्वारा ही चल रही है। तो वही कहा गया कि जैसे एक जुमला उछला था कि जब 2000 का नोट आया तो उसके पीछे चिप लगी हुई थी। हालांकि वो सच साबित नहीं हुआ, तमाम तरह की अफवाहें थी। बिल्कुल सर। लेकिन आज भी कई देशों में आपके पहचान पत्र में अंगूठा इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं ये सवाल ये उठा रहा हूं क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आए थे, मैंने उनके सामने ही ये सवाल था, धनंजय वहां बैठे हुए थे, और तब मैंने कहा था कि इसका एक विकल्प क्षेत्रीय दलों ने ये मांगा है कि आप राज्यों पर यह अधिकार छोड़ दें कि वो चुनाव किस पद्धति से कराना चाहते हैं। क्या वो मतपत्र से कराना चाहते हैं या ईवीएम से कराना चाहते हैं? यह अधिकार देने में क्या हर्ज है चुनाव आयोग को? अगर, और दूसरा जो भूपेश बघेल जी ने एक बात उठाई थी, उनकी बात को बड़ा मजाकिया तौर पे ले लिया गया कि अगर एक संख्या है, 384 का उम्मीदवार मिल करके यदि ये चुनाव आयोग को लिख करके दे दे तो फिर वो मतदान का परिचय पत्र बदला जा सकता है, मतदान की प्रक्रिया। अब ये कितना सही है मैं नहीं जानता, इसके नियम क्या है, बिल्कुल। लेकिन अगर तमाम तरह के राजनीति, बीजेपी को छोड़ के मैंने आज तक बीजेपी को नहीं देखा कि उसने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हुए। हारती है तो स्वीकार कर लेती कि हमारे हैं, जीते हैं तो बम्पर फाड़ के हाँ थोड़ा सा जी को रखूंगा, लेकिन बीजेपी ने कभी भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। अनिल जी बस 2 मिनट, बस धनंजय जी कुछ कमेंट कर। मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था, फेसबुक में डाला है, सोशल मीडिया में डाला, अभी ईवीएम को लेकर वो खुद एक मंच के माध्यम से कह रहे थे कि कई सारे विकसित देश हैं जो ईवीएम से चुनाव करा, इस पर ईवीएम को हटा दिए हैं। ये 2014 का पहले के उनके भाषण है, जैसे मैंने नरसिंह मन का जिक्र किया, मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी किया, तो ये बातें भाजपा के लोगों ने भी उठाने का काम किया, ऐसा नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने ईवीएम लेकर आया और हमने अभी घोषणा पत्र के भी जिक्र किया आपके सामने, ठीक है, कि हमारे मुस्तान ठीक है धनंजय जी। अनिल जी, कुल मिला के धनंजय जी ये कह रहे हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं ने भी ईवीएम पे सवाल खड़े किए हैं। मेरे कहने का मतलब, मैंने ये कहा कि चुनाव हारने या जीतने के बाद बीजेपी ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, ऐसे ईवीएम पर जरूर उठा रही होंगी सवाल, तो ये बात मैं क्लियर कर रहा था। तो ये कहना चाहता हूं, तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष रखा गया कि राज्यों पर ये छोड़ दिया जाए कि वो मतदान किसके परिचय पत्र आधार पर मतदान कराना चाहते हैं या ईवीएम के आधार पे कराना चाहते हैं, तो ये बहस अभी बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जैसे जैसे परिणाम एक तरफा आते जाएंगे, जैसे जैसे जनता को लगेगा कि ये सरकार बननी चाहिए, एक दल विशेष कोई मैंडेट मिलेगा, वैसे वैसे विपक्षी दल इसकी मांग उठाते रहेंगे। बिल्कुल सर, सुंदरानी जी शामिल होते जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब चुनाव आयोग को यह तय करना पड़ेगा कि वो राज्यों पर छोड़ देगा कि आप चुनाव कैसे कराना। सुंदरानी जी, ये बात तो बिल्कुल सही अनिल जी ने कहा कि अगर एक तरफा मैंडेट आएगा तो सवाल उठेगा। ईवीएम को लेके बार बार आप लोगों पे क्यों सवाल उठाया जाता है बीजेपी पे? मैंने पहले ही कहा डॉक्टर साहब कि जो ईवीएम पे आवाज उठाने की बात की जा रही है, धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है, ये 4 तारीख के रिजल्ट के दिन के लिए ही बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ईवीएम पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग ही आवाज उठा रहे हैं और शुरू से उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव परिणाम पे
ईवीएम से सिर फोड़ने का काम नहीं किया कभी भी। हार को स्वीकार किया, जीते तो जीते, हारे तो हारे। अगर तेलंगाना में जीत जाते हैं, कर्नाटक में जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते तो इनको ईवीएम में खोट नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ में जीत जाते 68 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 14-15 सीट पे रह जाती है। तो 5 साल मजाक उड़ाते रहे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जनता ने फिर इनको 5 साल में पलट दिया। तो ये ईवीएम पे शंका करने लग गए और 4 तारीख की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। करने दीजिए इनको तैयारी। और मैंडेट एक तरफा ही आने वाला है, इसलिए ये एक ईवीएम पे फिर 4 धनंजय जी जवाब दे दीजिए कि सुंदरानी जी तो सीधे कह रहे हैं कि मैंडेट एक तरफा आने वाला है, आप लोग फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करेंगे। 11 की 11, देखिए मैं कह रहा हूं ना, 370, 400 पार। ठीक है सुंदरानी देखिए जी। ना, मैं कहा ना, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने सवाल उठाया था ईवीएम को लेकर। आज उनके नेता हैं। अब सुंदरानी जी कैसे बोल दे कि नरेंद्र मोदी उस समय झूठ बोले थे, या सुब्रमण्य स्वामी जी की बातें गलत थी, या नरसिम्हन जी की बातें गलत थी। मैं तो कह रहा हूँ ना कि हम सबका दायित्व है, सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है। अगर किसी लोकतंत्र पे किसी चीजों पर सवाल उठ रहा है, उसका निराकरण होना चाहिए। गलत कौन है, सही कौन है, इसका फैसला तो निराकरण होने के बाद स्पष्ट होगा ना। और रास्ते बदलते हैं। धनंजय जी सुनिए ना एक सेकंड। एक वो दौर था जब बैलेट पेपर से भी चुनाव हुआ, एक दौर वो आया जब ईवीएम से चुनाव हुआ, उसके बाद ईवीएम में वीवीपैट पर्ची जोड़ी गई। क्यों जोड़ी गई? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल उठते थे। अब फिर सवाल अगर उठ रहे हैं तो वीवीपैट की पर्ची गिनती करने में क्या हर्ज है? भारतीय जनता पार्टी क्या तकलीफ हो जाती है? हम तो कह रहे हैं ना, हमारे घोषणा पत्र हमने शामिल कर दिया है। डॉक्टर अवधेश जी एक सेकंड के लिए रुकना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुंदरानी जी, मुझे याद है बहुत छोटी उम्र थी मेरी, 12-13 साल की उम्र रही होगी। 1971 का चुनाव हुआ था इंडिकेट सिंडिकेट के नाम से, और बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था। बाकायदा मोरारजी भाई की एक किताब है 1971 के चुनाव के ऊपर, और बहुत सारे नेताओं की टिप्पणियां थी कि बैलेट पे भी कोई रशिया का पाउडर आया था, वो मिट जाता था, और उसपे कमल पे वोट दो तो पंजे पे उभर के आ जाता। उस पर गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था, और हमारा चुनाव चिन्ह दीपक था। लेकिन ये एक चला था 1971 में इंडिकेट सिंडिकेट का। अगर आप पुराने दिनों में उस समय के मोरारजी भाई की किताब को देखोगे तो वो बैलेट पेपर पे की इंदिरा जी ने एक ऐसा व्हाइट पाउडर लाया था, और इसका प्रयोग भी हुआ बाकायदा। एक बाई इलेक्शन हुआ नागपुर में, जामुनराव धोटे जी चुनाव लड़े नागपुर से, 71 का बाई इलेक्शन लड़े। उन कैंडिडेट कांग्रेस का डेथ हो गया था, तो वो उस वक्त ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में अनाउंस कर दिया गया था कि जो भी वोट देने जाएगा बैलेट पेपर को साफ करेगा, फिर उस पर ठप्पा मारेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। ऐसा भी तो आरोप लगा है, सच है गलत है मैं नहीं जानता। ठीक है धनंजय जी, ठीक है आप जवाब आरोप का तो निराकरण हुआ ना। मैं तो वही कहना चाहता हूँ, आज अगर आरोप लगे हैं तो लोकतंत्र की सुचिता के लिए, मर्यादा के लिए, आम जनता के विश्वास के लिए उसका निराकरण क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बैलेट पे भी आरोप लगे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर के चुनाव के दौरान वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग जैसे माहौल हो गया। मोरारजी भाई बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान के माने हुए नेता। ठीक है, लेकिन धनंजय जी एक सवाल बस ऐड कर रहा, फिर आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि बीजेपी ये कहती है कि बीजेपी को दिक्कत नहीं ईवीएम से, जबकि बीजेपी भी कई राज्यों में चुनाव हारी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी चुनाव नहीं हारी है, लेकिन बीजेपी को दिक्कत क्यों नहीं होती है? बीजेपी को दिक्कत क्यों नहीं है, तो इसका जवाब तो बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी दे पाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना, अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया की जो हवा खुल गई, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, कांग्रेस यूपी की सरकार बन गई, तब तो नरेंद्र मोदी तेजी से भाषण देते थे ईवीएम को लेकर, मंचों से चिल्लाते थे जोर जोर से। भाई आज भी हम 400 सीट कह रहे हैं तो 150 सीट हारेंगे ना। सुंदरानी जी 150 सीट हारेंगे ना, सुंदरानी तो हम जी भी कहें कि 150 ईवीएम ने हरा दिया। सुंदरानी जी एक बार धनंजय जी कंप्लीट करने दीजिए, सुन लीजिए, समापन की ओर बढ़ रहे हम। जी जी धनंजय तो जी, नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला बोलते थे, पुस्तकें लिखा करते थे भाजपा नेता। आज ऐसा क्या हो गया? मैं तो कह रहा हूँ ना, बैलेट पेपर में सवाल उठे, तकनीकी सुधार किया गया, ईवीएम पे आया। आप जरूर पढ़ना मोरारजी भाई की किताब। सुन लीजिए ना भैया, ईवीएम पे सवाल उठे, वीवीपैट पर्ची जोड़ी गई। अब फिर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये इस देश का, इस संविधान का, इस लोकतंत्र के लिए दायित्व तो बनता है कि उस समाधान किया जाए। क्योंकि चुनाव है, हम तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हम चुनाव कराएंगे, हम पक्षधर हैं, क्योंकि उससे ना तो किसी का वोट खराब नहीं होता। जैसे बैलेट में कहीं स्याही इधर लग गया, उधर लग गया, इधर मोड़ो या कागज की बातें थी, लेकिन वीवीपैट जोड़े गए हैं ना, पर्ची निकल रही है ना, उस पर्ची को बैलेट में डाल के गिनने में क्या तकलीफ है? ठीक बात, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है
कि बैलेट हो या ईवीएम हो। सुंदरानी जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया, याद दिलाया कि 71 के चुनाव में अगर बैलेट पे सवाल उठ सकते हैं तो इस आधुनिक भारत पे ईवीएम पे, वीवीपैट पे सवाल उठना लाजमी है। और इस लोकतंत्र में अगर एक मतदाता भी ईवीएम पे सवाल उठाता है तो उसके सवाल और शंका का जवाब और निराकरण जरूर आना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।